अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे समाज जनान नॉवल की एपिसोड नंबर 19, जो कि तमन्ना नूर की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब बोलो, अब भी मैं झूठा हूँ। मुस्कान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। ये सच नहीं है भाई, मेरा यकीन करे। मैं इस शख्स से मोहब्बत नहीं करती, इसने बेबसी से कहा। अबरार साकित खड़ा था। इसे लगा कि इसकी इस बहन ने इसका मान दोबारा तोड़ा है, और अब की बार इसकी हरकत काबिल बयान भी नहीं थी। इसने इसके भरोसे को ठेस पहुंचाई थी। बकवास बंद करो, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अम्मी ने दमला को अपने हसार में लेते हुए कहा। तो क्या ये तस्वीर जाली हैं? बताओ इनको दमला। सालम की बात पर वो चुप हुई। ये तस्वीरें असली हैं। अबरार ने आखिरी दफ़ा इससे सवाल किया। भाई मेरा यकीन करें। मैं बकवास बंद करो दमला, सीधा सीधा जवाब दो। वो इतनी ज़ोर से बोला कि वो सहम कर रह गई। मुस्कान के लबों पर तमसखराना मुस्कुराहट थी, जिसे वो छुपा गई। भाई वो दमला, फिक्र मत करो, सच बोलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सारम की खबासत भरी आवाज़ गूंजी थी। ओह, तो अब समझाया। इसी वजह से दमला खुदकुशी करने जा रही थी। इसका मकसद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना नहीं था, बस इतनी मिकदार में गोलियां खाना था ताकि इसके गुनाहों की निशानी ख़त्म हो जाए। है ना दमला बीवी? मुस्कान ने आखिरी तीर चलाया। वो किस कदर घटिया औरत थी। इसने क्या क्या लम्हात इसके खिलाफ सोच रखे थे। इसको लगा इसे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई है और वो गहरी खाई में गिर गई है। इसकी कम उम्री की नादानी कितनी बड़ी और नाकाबिले तलाफ़ी बन चुकी थी। इसके गलत इंतखाब ने इसे कहाँ ला खड़ा किया था। इसे लगता था कि इसके सारे गुनाह मुआफ़ हो चुके हैं, मगर हकीकत ये थी कि इसके माजी और इस मुआशरे की सितम ज़रीफ़ियों से इसे हमायल खान ने बचा कर रखा हुआ था। वो इन सब तीरों और पत्थरों के आगे इसकी ढाल था, जो इसे संसार करने को तैयार थे। अब वो जो नहीं था, तो इसका सियाह माजी एक फिर से इसके सामने आ खड़ा हुआ था। इसी माजी की इस स्याह कलंक और तूफान की जद में वो अकेली नहीं आने वाली थी। अगर आज वो सबके सामने हार जाती, तो इसके साथ साथ इसके साथ जुड़ी मासूम जान की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। भाभी, क्यों झूठ बोल रही हैं? मैंने आपका क्या बगाड़ा है? ये झूठ है भाई। वो भाई के पास आई और इनके हाथ थामकर मिन्नतें करने लगी। अबरार ने सख्ती से मुठियां भेजी। यकदम इसका हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ इसकी गाल पर रसीद कर गया। तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया, दफा हो जाओ यहाँ से। अम्मी ने इसे अपने हसार में लिया। क्या कर रहे हो तुम? अम्मी इसकी वाहिद ढाल थी। अबरार ने इसे अम्मी से दूर हटाकर दूसरी दफ़ा भी ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इस बार वो थोड़ा दूर जा गिरी। अबरार भाई। अम्मी और आयशा ने चीखकर इस तक पहुंचना चाहा। वो आगे आया और इसके बालों से पकड़कर झंझोड़ा। आह छोड़े भाई, इसकी हिचकी बन गई। अबरार, छोड़ो इसे। गाजिया ने इसे दमला से धक्का देकर दूर हटाया, तो अम्मी ने भागकर इसे अपनी बाहों में भरा। वो कप कपा रही थी। मैंने इसका हर कारनामा भुलाकर दोबारा अपनाया, अपनी बीवी पर गुस्सा किया। इसका मतलब मुस्कान पहले से सही थी कि तुम भरोसे के काबिल नहीं हो। तुम्हारा किरदार। अबरार भाई, गाजियान की आवाज़ बहुत बुलंद हो गई। शर्म नहीं आती आपको अपनी ही बहन पर इस कदर घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए? गाजियान घुराया। इनकी तो बहन है, तुम्हारी क्या लगती है? कौन है? हाँ, मुस्कान ने लुकमा लिया था। बेशक खूनी रिश्ता न सही, मैंने हमेशा इसको छोटी बहन समझा है। हमाल तो था नहीं कि अपनी बीवी के किरदार की गवाही देता। इसे ही किसी तरह से इन जालिम लोगों से बचाना था। भाई, इसको दमला ने बुलाया था। यही इसका नया आशिक है, जिसकी वजह से मुझसे शादी से इनकार कर रही थी। अब जो वजूद हमारे बीच ताल्लुक का जरिया है, इसे ख़त्म करके इस लड़के से शादी करना चाहती है। इस नीच आदमी ने एक और तीर चलाया। अफसोने का मुंह खुला का खुला रह गया। सारम ने शायद हवा में तीर छोड़ा था। मुस्कान ने इसे इशारा करके नफ़ी में सर हिलाया कि ये नहीं बोलना था। गाजियान से मुतालिक ये बात तो प्लान का हिस्सा था ही नहीं। इसने ये नहीं देखा था कि जान सकता गाजियान अकेला नहीं आया है। हाउ डियर यू! गाजियान ने इसकी जानी बढ़ा। तब राज ने गाजियान के सीने पर हाथ रखकर इसे रोका। मुझे तुम पर कोई शक नहीं है गाजी, लेकिन कुछ तो करने आए थे ना। गाजियान को शदीद झटका लगा। इस पर यकीन था और अपनी सगी बहन पर बेएतबारी। मैं हमाइल की चीज़ें देने आया था, मोबाइल, कुछ कपड़े वगैरह, जो वो कराची साथ लेकर गया था। मुझे लगा कि ये सब दमला के पास होना चाहिए, और मैं अकेला नहीं आया। ये मेरी बीवी है, अफसोने मेरे साथ आई है। मैं घर के बाहर लॉन में रुका हुआ था और मैंने इसे ही सामान देकर अंदर भेजा ताकि आप लोगों से मिल भी ले और दमला तक खुद ये सब पहुंचा दे।
कुछ ही देर के बाद मुझे चीखों की आवाज़ आने लगी, इसीलिए घर के अंदर आया। ये शख्स इन दोनों को मारने वाला था। वो सच कह रहा था, इस बात का यकीन इन्हें फर्श पर पड़े बैग से हो गया था। इसके अलावा चंद शॉपिंग बैग्स थे। अबरार ने बैग ला कर रखा और हर चीज़ खोलकर देखी। हर चीज़ बाहर निकाल कर रखने लगा। मोबाइल की घड़ी, मोबाइल, इसके कपड़े, टूथब्रश, 2 में किताबें, चंद तस्वीर और दीगर इस्तेमाल की छोटी छोटी चीज़ें थीं। जबकि शॉपिंग बैग्स में दमला के लिए कपड़े, छोटे छोटे खिलौने और बच्चों के कपड़े वगैरह थे। दमला भाभी और बेबी के लिए ये चीज़ें हमने खरीदी थीं, अफसोने ने बताया। कान खोलकर सुन लो, मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा कि इनको नुकसान पहुंचाए, चाहे इसका सगा भाई ही क्यों ना हो। वो बहुत गुस्से में था। गाजियान, तुम इस सब से दूर रहो, सुना तुमने? इस सब से दूर रहो, ये मेरे घर की बात है। अबरार ने इसे खबरदार किया। गेट आउट, इसने पूरी कुव्वत से कहा, क्योंकि इसे किसी की मदाखलत पसंद नहीं थी। मैं चला जाऊं ताकि आप इसको जान से मार दें? आप कैसे भाई हैं? जस्ट शट अप। गाजियान भाई, प्लीज़ जाएं आप यहाँ से, प्लीज़। दमला की बात पर वह ज़्यादा हैरान हुआ था। दमला में चला गया तो ये भाई आपका एहसान है कि मेरी ज़िंदगी बचाई, मगर प्लीज़। इसने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गाजियान पर कोई इसके हवाले से तोहमत लगाए। वो इसे भाई मानती थी। फ़िलहाल इसे यही ठीक लगा कि वो यहाँ से चला जाए। मुझे मज़ीद इम्तिहान में मत डालें भाई, चले जाएं प्लीज़। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसे कैसे चला जाए, जबकि वो मुजरिम भी यही मौजूद था। दमला, ये लोग मुझे कुछ नहीं करेंगे, प्लीज़ जाएं प्लीज़। इसने गाजियान की बात काटी। गाजियान चले प्लीज़, अफसोस ने इसका हाथ थाम कर बोली, क्योंकि वो भी सूरत हाल समझ रही थी। इनका जाना ही बेहतर था। गाजी बेटा जाओ, अम्मी ने कहा तो इसने मुठियाँ भेजकर गहरी सांस ली। जा तो मैं रहा हूँ, मगर सारिम याद रखना, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तुमने मेरे दोस्त की इज्जत पर हाथ डाला है, कल का सूरज नहीं देखोगे। इसने वाज़े अल्फाज में धमकी दी। जाओ जाओ, मुझे धमकियों से डर नहीं लगता, बकवास बंद करो। तुम्हें खौफ खुदा नहीं है? दमला इस पर चीखी। दमला, हमाल के फ़ोन में मेरा नंबर सेव है, अगर कोई भी तुम्हें तंग करे सिर्फ एक कॉल करना है और बस, अल्लाह हाफिज़। इसने ना चाहते हुए कहा और अफसोने के साथ चला गया। हमाल की चीज़ें इसके सामने बिखरी पड़ी थी। इसे बाकी सब कुछ जैसे भूल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई बैग के पास आई और घुटनों के बल बैठकर बिखरी चीज़ें समेटने लगी। वो वही बैग था जो आखिरी दफ़ा वो साथ लेकर गया था। कांपते हाथों से इसने जिप खोली और चीज़ें रखने लगी। छोटे से फ्रेम में इसी की तस्वीर थी। इन तस्वीरों में से एक जो इसने फजाकुट वगैरह में इसके इल्म में लाए बगैर बनाई थी। सवात के किसी सब्ज़ाजार में खड़ी वो कमर पर हाथ रखे इसकी जानिब खफा खफा सा घूर रही थी। जो मंजिल इसने अपने कैमरे में कैद किया था। इसकी शर्ट इसके हाथ में आई तो जैसे ज़ख्म फिर से छिल गए। इसने शर्ट को सीने से लगाकर इसकी खुशबू को महसूस किया। ड्रामेबाजी बंद करो, मुस्कान की आवाज़ पर वो चौंकी। तुम निकलो मेरे घर से अभी कभी, वरना दोनों को यही मार दूंगा। इसने सारम से कहा, जो एक कोने में खड़ा अब तमाशा देख रहा था। निकलो मेरे घर से। इसने दमला को बाजू से पकड़कर उठाया था। भाई मत करें भाई। आयशा भी मिन्नतें करने लगी, मगर वो जैसे अंधा हो चुका था। आयशा, तुम इस बदकिरदार को नहीं जानती। ये तो तुम्हारे शोहर पर भी डोरे डालने की कोशिश करती रही थी। तुम्हें नहीं क्या आरिश कितना दीवाना था इसके पीछे। मुस्कान ने आयशा के पैरों तले भी ज़मीन खींची। बकवास बंद करो, तुम्हारे घर वाले रिश्ता मांगते थे, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया था। बस कर दो मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम लगाना। अम्मी चिल्लाई थी। अम्मी आप बस कर दें, इस बगैरत की साइड लेना। मैंने मुस्कान को गलत समझा, इसे बुरा भला कहा, मगर अब खबरदार जो किसी ने मेरी बीवी के बारे में कुछ कहा। मुस्कान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। अम्मी को जैसे बेटे की बात का यकीन नहीं आया था। निकलो यहाँ से। अबरार ने इसे बाजू से पकड़ा और बाहर ले जाने लगा। भाई प्लीज़ नहीं, खुदा के लिए, मैं कहाँ जाऊँगी। वो इसके साथ खींची चली जा रही थी। अबरार छोड़ दो इसे। अम्मी ने अबरार के चेहरे पर थप्पड़ मारा। सब साकित रह गई। वो भागकर अम्मी के गले लग गई। अम्मी, इस बगैरत के लिए आपने मुझे? खबरदार, बकवास बंद रखो। खबरदार मेरी बच्ची को एक भी और गाली दी, तुम पछताओगे, बहुत पछताओगे। अपनी बेवा बहन को घर से निकालते हुए ज़रा रहम नहीं आ रहा तुम्हें? कुछ तो खुदा का खौफ करो। दमला बेसहारा नहीं है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। चलो दमला। सारम की बात पर अबरार मज़ीद तैश में आ गया। दमला, जो कि अम्मी के सीने से लगी रो रही थी, इसे गर्दन से दबोचा और अम्मी से दूर किया। वो चिल्लाती रह गई, भाई छोड़े मुझे। एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुँह पर पड़ा। तुझे शर्म नहीं आई हमारी इज्जत खाक में मिलाते हुए?
अम्मी और आयशा इसे छुड़वाने में नाकाम हो गई थी। सारम और मुस्कान खड़े तमाशा देख रहे थे। जब मुस्कान ने इसे जाने का इशारा किया तो वो चुपके से बाहर खिसक गया। आखिर को ये सब दोनों की मिली भगत का नतीजा जो था। छोड़े मुझे प्लीज़, वो मिन्नतें कर रही थी। अबरार ने इसे इतनी ज़ोर से मारा कि इसका निचला होंठ फट गया और खून रिसने लगा। आज जैसे इसने तय कर लिया था कि वो इसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इसने बालों से पकड़कर दमला को धक्का दिया। वो लाउंज में पड़े साइड टेबल से टकरा गई। इसका सर बुरी तरह जख्मी हो गया। धार की सूरत खून बहने लगा। अम्मी और आयशा चीखी, आपी, दमला। वो इसकी जानब भागी। दमला का हाथ इसके सर पर था। खून बह बहकर इसके हाथ को तर कर रहा था। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आंखों के आगे धुंध छाने लगी। दमला, वो गिरी हुई थी। अम्मी ने आकर इसे सीधा किया। खून देकर इनका हाथ बिला इख्तियार दिल पर गया। आंखें खोलो बेटा, मेरी बच्ची दमला। वो इसका चेहरा थपथपाने लगी। खून देकर अबरार भी घबरा गया और इसने भी पास आकर इसे उठाना चाहा। अम्मी, मेरा बच्चा। इसकी आंखें बंद हो रही थी मगर इसे अपनी नहीं, अपनी औलाद की फिक्र थी। दूर हो जाओ मेरी बच्ची से। अम्मी ने अबरार को धक्का दिया। मेरा बच्चा। अम्मी। दो माएँ थीं जो अपनी औलाद को खो देने के कुर्ब में मुब्तला हुई थीं। इसकी आंखें भारी होने लगी और बलाकर बंद हो गईं। आखिरी मंजर जो इसने देखा वो अपनी माँ को खुद पर झुकते देखा था। इसके बाद इसे कुछ होश नहीं रहा। दीवार के साथ टेक लगाए वो साकित बैठी थी। फटा हुआ होंठ, चेहरे पर मार खाने के बाद नील के निशानात और सर पर पट्टी बंधी थी। लब खामोश थे और आंखें वीरान। दमला, प्लीज़ कुछ खा लो। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। तुम्हारे लिए और बेबी के लिए अच्छा नहीं है। अपने लिए ना सही, इसके लिए खा लो। अरीज ने निवाला इसके मुंह के करीब किया मगर वो तो होश में जैसे थी ही नहीं। दमला, प्लीज़ ऐसे मत करो। हमारे भाई को कितनी तकलीफ़ होगी ना। वो बिल्कुल खामोश थी। कल रात जो कुछ भी हुआ इसके बाद इसकी हालत बहुत सीरियस हो गई थी। इसे इमरजेंसी डॉक्टर्स का ख्याल था कि वो बच नहीं सकेगी। अगर ऐसा हो भी गया तो बच्चे की जान को ख़तरा था। अम्मी का कमज़ोर दिल ये बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इन्हें हॉस्पिटल में ही हार्ट अटैक हुआ था। वो और इसका बच्चा तो मौजज़ाती तौर पर बच गए थे मगर अम्मी की हालत बहुत नाजुक थी। अरीज और आयशा इसे घर ले आए थे। अबरार अभी वहीं था। दमला, प्लीज़ कुछ नवाले ही ले लो। फूफो ठीक हो जाएंगी, तुम देखना। वो खुद भी रो रही थी। इसने किस तरह इसे चंद निवाले खिलाए। अपना दुख कुछ अरसे के लिए भूल जाओ दमला। डॉक्टर ने याद नहीं क्या कहा है, माँ अपनी औलाद के लिए हर कुर्बानी देती है। तुम्हें इसके लिए अपना आप भूलना होगा। लोग बातें बनाते हैं, बनाने दो। तुम तो इसकी माँ होना। इसे नाकर्दा गुनाह की सज़ा मत दो। हमारे भाई नहीं रहे तो तुम्हें ही अब माँ और बाप दोनों का किरदार निभाना होगा। तुम सुन रही हो ना दमला। इसे ज़रा सा झंझोड़ कर वो बोली थी, मेरी भी जान से बात करवा दो। होश आने के बाद ये इसका दूसरा तवील जुमला था। पहला इसने अपने बच्चे के बारे में ही पूछा था। तब से अब तक वो बिल्कुल खामोश थी। मुझे तुम्हारा फ़ोन नहीं मिला, मैं आयशा से कहती हूँ। अरीज बाहर, शहान आया है। मुस्कान इसके कमरे में आते हुए बोली, इनसे कह दें मैं आज वापस नहीं जाऊंगी। इसकी हालत तो देखें। मुस्कान ने इसे घुरा, अपने घर जाओ बीबी। इससे इतनी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बहन है, वो ख्याल रख लेगी। जाओ तुम, शाबाश। अपना घर ख़राब मत करो। अरीज ने इसे बेयकीनी से देखा। इतनी बेहिस कैसे हो सकती हैं आप। वो लड़का जो भी था वो झूठ बोल रहा था। दमला ऐसा नहीं कर सकती। वो ये जाने बगैर अपनी बहन को इसकी सफाइयाँ दे रही थी कि इसी ने ये सारा खेल रचाया था। अरीज, जाओ यहाँ से, दिमाग ख़राब मत करो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। मुस्कान ने इसे बाजू से पकड़ा और कमरे से बाहर ले आई। इसकी बहन यहाँ मौजूद है, तुम फिक्र मत करो। जाओ, शहान इंतज़ार कर रहा है। नई नई शादी है, तमाशे मत करो। नहीं जाऊँगी। मुझे पता है आप इसे यूं ही छोड़ देंगी। इसे मेरी ज़रूरत है। आयशा इनकी बात सुनकर वहाँ पहुँच चुकी थी। अरीज आपी, आप चली जाएं, मैं इनका ख्याल रख लूँगी। इसका चेहरा सपाट था। लेकिन आशी, आपी के लिए अपना घर ख़राब मत करें। इनके आसपास वैसे भी बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अटेंशन लेना आती है इनको। अरीज को इसकी बात थोड़ी अजीब लगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो। मतलब कुछ नहीं, शहान भाई इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हें इस ड्रामे का नहीं पता जो कल लगा था। वो तो समझ रहे हैं कि अम्मी की तबीयत की वजह से आप यहाँ रुकी हैं। हमारे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। इन्हें लेकर अपने घर चली जाएं प्लीज़, वरना बात लीक हो गई तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अरीज खामोश हो गई। लेकिन दमला, हम यही हैं, आयशा ने मुख्तसर सा जवाब दिया था। अरीज बहुत सोचने के बाद इस बात पर जाने को राज़ी हो गई थी कि आयशा इसका ख्याल रख लेगी। इसको खाना खिला देना, दवा भी यहाँ से दे देना। एक मिनट के लिए भी इसे अकेला मत छोड़ना। इसे हदायत देकर वो दमला से नम आँखों के साथ मिली और चली गई। आयशा किचन में काम कर रही थी। अम्मी के लिए वो बेहद परेशान थी मगर इसे भाई के लिए अस्पताल में खाना भिजवाना था।
मुस्कान दमला के कमरे में दाखिल हुई तो वो इसी तरह दीवार के साथ टेक लगाए नीचे बैठी थी। देखो तो तुम्हारी हालत, मुझसे दुश्मनी का अंजाम तो यही होना था ना। तुमसे हर रिश्ता छीन लिया मैंने। दमला ने इसे बेतासुर चेहरे से देखा। कैसा महसूस हो रहा है खुद को बदकिरदार कहलवा कर? ज़रा सा झुककर इसने इसके ज़ख्म को छूकर सवाल किया। अभी तो तुम्हारे ससुराल वाले भी तुम्हें धक्के देकर निकालेंगे। तुम और तुम्हारा बच्चा दोनों सारी ज़िंदगी इस टाइटल के साथ ज़िंदगी गुजारोगे। बदकिरदार औरत की नाजायज़ औलाद। इसकी आंखों में कुर्ब के मारे नमी सी पैदा हुई। जीत तो तुम गई हो मुस्कान, लेकिन एक सवाल है, इसने आहिस्ता से कहा। मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश तो ज़रूर पूरी करूंगी। पूछो जो पूछना है, वो तमसखराना लहजे में कहती हुई बेड पर बैठ गई। दमला इसके सामने फर्श पर बैठी थी। क्यों किया ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरे मासूम बच्चे ने तुम्हारा ऐसा क्या नुकसान किया है? इद्दत के बाद मैं अपने घर चली जाती, तुम सबको अपनी शक्ल भी ना दिखाती। फिर क्या दुश्मनी निकाली है तुमने? वो हंसी। हाय, क्या बात पूछ ली तुमने प्यारी नंद। चलो बता देती हूँ। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन इस हमाल खान ने ज़रूर मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा था। तो बस इसी की सज़ा मैंने तुम्हें दी है। वो चौंक सी गई। हैरत हो रही है ना? चलो सुनो। जब हम हमाल के भाई गुलबाज की शादी पर गए थे ना, पहली नज़र में मुझे बहा किया था वो। कानों को जैसे यकीन ना आया कि इसने अभी क्या सुना है। इसका मुंह खुल सा गया। वो क्या बकवास कर रही थी। मैंने इससे बात करने की बहुत कोशिश की, मगर वो तो बात भी नहीं करता था। वैसे नखरे तो सूट करते थे उस पर। किस किस्म की घटिया औरत थी जो इसके शोहर पर फिदा होने के किस्से इसे ही सुना रही थी। इससे शर्म महसूस हुई कि इसकी भाभी जो बड़ी बहन की मानी थी, इसी के शोहर पर नज़र रखे हुए थी। मैंने इसे एक शाम इसके कमरे में अकेला देखा तो मैंने इससे बात की कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ और मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। पता है इसने क्या किया? वो मुठियाँ भेजे इसे सुनती रही। इसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मुझे बदकिरदार कहा और कहा कि मेरे जैसी औरतों को वो देखना भी पसंद ना करे। दमला ने शौकज़दा से तासुरात लिए इसे देखा। हमाल ने इसे कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया था। उल्टा वो तो हैरान होता था कि मुस्कान को इन दोनों से मसला क्या है। फिर वो मेरे दिल से उतर गया। इसी वक्त मैंने इरादा कर लिया था कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मौका मिला तो इसके ये अल्फाज और थप्पड़ इसे सूद समेत वापस लौटाऊंगी। शादी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन फिर वो वाजिद की शादी पर वापस आ गया। शक तो मुझे बहुत पहले से था कि वो तुम पर फिदा है, इसीलिए मुझे तुम जहर लगती थी। फिर जब तुम्हारा रिश्ता आया तो मैंने अपने इस वादे को दोहराया। तुमसे शादी के बाद वो यहाँ जब भी आता था ऐसे रिएक्ट करता था जैसे इसे वो सब मालूम ही ना हो, जैसे वो मुझे जानता भी ना हो। मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था कि मैं इसे सबक सिखा सकूं। फिर देखो किस्मत, वो मर गया। कैसी हकारत से इसने कहा था। इसने मुझे थप्पड़ मारा था। देखो आज इसके पसंदीदा चेहरे को मैंने थप्पड़ों से लहू लुहान करवा दिया है। वह हंसते हुए शैतान लग रही थी। इसने मुझे बदकिरदार कहा, मेरी तजलील की। लो देखो अंजाम इसकी मोहब्बत का। इसने एहतरासिया कहका लगाकर इसकी जानिब इशारा किया। इसने मुझे कहा कि मैं इसका तो क्या, किसी मर्द का भी नाम डिज़र्व नहीं करती। मैंने इसके बच्चे से इसकी पहचान छीन ली। सारी ज़िंदगी भी अब सारे ख़ानदान को यकीन दिलाती रहोगी ना, तब भी कोई यकीन नहीं करेगा। इसने मेरी तस्लील की। मैंने इसके बच्चे के वजूद को जिंदा गाली बना दिया। बहुत खुश था ना, है ना? बहुत प्यार भी होगा इसे अपने बच्चे से। इसके मुस्तकबिल के लिए क्या क्या प्लान्स बनाए होंगे तुम दोनों ने। लेकिन अब वो जहाँ जहाँ भी जाएगा लोग इसे गाली की सूरत देखेंगे। किसी से शिकवा करना है तो हमाल से करो, जिसकी गलती की सज़ा तुम दोनों को मिल रही है। वो उठ खड़ी हुई। अपनी बकवास बंद करो, समझी तुम? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। हमाल नहीं तो क्या हुआ? इसने अपने आंसू पहुँचे। मैं अभी ज़िंदा हूँ और अपनी औलाद को तुम्हारी घटिया प्लानिंग की भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। मुस्कान हंस दी। पहले इसकी ज़िंदगी तो बचा लो। अगर चाहती हो कि इसे कुछ ना हो तो यहाँ से चली जाओ, वरना मैंने अबरार को एक बेहतरीन सा आइडिया दिया है। क्या मतलब? मुस्कान कुछ देर रुकी। सारम से तुम्हारी शादी का मशवरा। वो इस बेज़मीर औरत को गैर यकीनी से देख रही थी। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मैं इद्दत में हूँ। सिंपल है, अबॉर्शन करवा लो, तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी। दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या खुद के लिए और इसके लिए हमेशा की जिल्लत चुन लो, या फिर इसे ख़त्म कर दो। वो किस कदर शफाक औरत थी। खुद दो बच्चों की माँ थी और किसी और की औलाद के बारे में कैसे कैसे बकवास कर रही थी। शट अप! वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। इसकी आवाज़ सुनकर आयशा भी किचन से भागकर यहाँ आई थी। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो कमज़ोर दमला नहीं, एक माँ बोल रही थी। आपी,
بھابھی سے یہ کیسے بات کر رہی ہیں آپ؟ عائشہ کو دیکھ کر وہ اس تک پہنچی۔ تم نے دیکھا اس نے مجھ سے کیا کہا؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ میں اپنے بچے کو کیوں ماروں گی؟ یہ کیا بول رہی ہے؟ اسے چپ کرواؤ۔ وہ عائشہ کو جھنجھوڑ رہی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات کچھ اس کی ہمدردی میں نہیں تھے۔ اگلی بات جو اس نے کی، اس سے سارے رشتوں پر اعتبار ٹوٹا تھا۔ بھائی نے یہی فیصلہ کیا ہے جو ہم سب کے حق میں بہتر ہے۔ میں بھائی اور بھابھی کے ساتھ متفق ہوں۔ اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور ہاتھ گر سے گئے۔ عائشی، تم ایسے کیسے بول سکتی ہو؟ تم میری بہن ہو۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ بہن جس پر وہ جان چھڑکتی تھی، مشکل وقت آنے پر اس نے بھی نہ صرف اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا بلکہ اسے لہو لوہان کر دیا تھا۔ آپ کو یہ سب کرنے سے پہلے ہمارا بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ حمائل بھائی اور ان کے گھر والے آپ سے کتنا پیار کرتے تھے اور آپ نے ان کو دھوکہ دیا۔ ان کے گھر والوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ نے گناہ کو حمائل بھائی کا نام دینے کی کوشش کی ہے تو وہ ہم سب کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اوپر سے آپ کی مردوں کو اٹریکٹ کرنے کی عادت، مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ آپ عارش کے ساتھ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اسے اتنی تکلیف ابرار کے الفاظ اور اس کی مار نے نہیں پہنچائی تھی جتنا اس کے الفاظ پہنچا رہے تھے۔ چلائیں مت، ایک تو گناہ کر دیا آپ نے، اوپر سے ہم سب ہی غلط ہیں۔ کیوں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہیں آپ اپنے غلیظ گناہ کی نشانی کو؟ کتنی حقارت سے وہ اپنے ہی بھانجے کو گالی دے رہی تھی۔ اگر حمائل بھائی زندہ ہوتے تو آپ کو مار ڈالتے۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور عائشہ کی گال پر نشان چھوڑ گیا۔ بس بہت ہو گیا، وہ چیخی۔ اس کے علاوہ یہاں سب کے سب اس کے معصوم بچے کی جان کے دشمن تھے جو ابھی اس کی گود میں بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ کیا اٹھا، سب اس کے وجود کے ہی دشمن بن گئے تھے۔ مسلسل اس پر ہر طرف سے کیچڑ اچھالا جا رہا تھا جس کے خلاف اس ننھی سی جان کی کمزور سی ڈھال اس کی ماں تھی۔ خبردار جو منہ سے ایک لفظ بھی اور کہا۔ عائشہ بے یقین تھی، اس پر پہلے کسی نے آج تک اس طرح ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، خاص طور پر دملہ نے۔ اپنی بکواس اپنے پاس رکھو۔ کتنا جانتی ہو تم حمائل کو؟ ہاں؟ وہ اسے پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی۔ وہ اگر زندہ ہوتا تو تم سب کی زبان کاٹ دیتا۔ اس نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ اللہ تم جیسی بہن کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ عارش کے منہ پر مارا تھا میں نے اس کا پرپوزل۔ تمہیں کیا لگتا ہے حمائل کے ہوتے ہوئے میں تمہارے اس گھٹیا شوہر اور اس ذلیل عورت کے بھائی پر ڈورے ڈالوں گی؟ میرے ماں باپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی، لیکن لگتا ہے تمہاری تربیت امی ابو نے نہیں، اس عورت کی ماں نے کی ہے۔ مسکان بھڑک اٹھی۔ کیا بکواس کی تم نے؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے مسکان کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا۔ تم گھٹیا، تمہارا سارا گھرانہ گھٹیا جس میں تم نے پرورش پائی۔ مسکان جاوید، بد کردار میں نہیں تم ہو بد کردار، جس نے کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی دوسرے مرد پر نظر رکھی۔ عائشہ کا منہ کھل سا گیا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم سب پر اور تم سب کی سو کالڈ عزت پر جسے بچانے کے لیے تم لوگ میرے بچے کے دشمن بن گئے ہو۔ لعنت ہو تم سب پر، وہ ہذیانی سی کیفیت میں چلا رہی تھی۔ میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، مجھے کوئی رشتہ نہیں چاہیے۔ اولاد سب سے زیادہ پیارا رشتہ ہوتا ہے۔ مجھے تم سب میں سے کسی کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے اسے میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید ممتا کسی بھی اور محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ اولاد بھی جائز ہو تو تب نہ۔ عائشہ پر دوبارہ ہاتھ اٹھتے اٹھتے اس نے خود ہی روک لیا۔ تم نہیں سمجھ سکتی، کر لو جتنی بکواس کرنی ہے، میری آہیں لگیں گی تم سب کو۔ آج سے میرا اور تمہارا ہر رشتہ ختم۔ مجھے میری اولاد سے زیادہ کوئی رشتہ عزیز نہیں، نہ والدین، نہ بہن بھائی اور نہ تم لوگوں کی بھیک میں ملی عزت۔ ابرار ابھی ابھی ہسپتال سے گھر پہنچا تو آوازیں سن کر کمرے کے دروازے تک پہنچا تھا۔ تمہیں بھی اولاد کا دکھ ملے گا نا، تو تمہیں تب میری تکلیف کا اندازہ ہوگا۔ یہ سب لوگ جنہیں تم اپنا خیر خواہ سمجھ رہی ہو نا، یہ سب بے ایمان اور شیطان صف ہیں۔ میں تمہیں کبھی بد دعا نہ دیتی، مگر اب بات میرے بچے کی ہے۔ میری بد دعا ہے تمہیں عائشہ، بد دعا ہے کہ تم بھی اسی طرح تڑپو، اپنی اولاد کے لیے تڑپو۔ یہی تکلیف تم بھی محسوس کرو جو مجھے پہنچا رہی ہو۔ تم سب کے سب، تم سب کی انا منہ کے بل گرے۔ ابرار بھرا ہوا اس تک پہنچا اور کوہنی سے پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ چھوڑیں مجھے، میں نہیں، آپ کی بیوی بد کردار ہے، اس کی نظر تھی میرے شوہر پر۔ وہ رکا۔ اپنی بکواس بند کرو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اپنے کارنامے میری بیوی پر تھوپنے کی ضرورت نہیں۔ عائشہ، مسکان، اس کا سمار باندھو۔ وہ اسے لاؤنج میں لے آیا تھا۔
میں کہیں نہیں جاؤں گی، میری ماں کا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے۔ ابرار کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رکا۔ وہ اس پر یوں ہی چلاتی رہی مگر اس کی سننی کس نے تھی؟ وہ اس کا سامان لے آئی جس میں وہ سب کچھ بھی شامل تھا جو کل رات غازیان دے کر گیا تھا۔ اسے آدھی رات کو اس نے سامان سمیت گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ دروازے پر بیٹھی منتیں کرتی رہی مگر کسی کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ چوکیدار نے ترس کھا کر اسے اپنی سیاہ چادر لا کر دی تھی اور اس کا موبائل ڈھونڈ کر لا کر دیا جو سامان سے گھر میں ہی کہیں گر گیا تھا۔ اسے وہاں سے جب کوئی امید نظر نہ آئی تو وہ سامان گھسیٹتے ہوئے سنسان سڑک پر چل پڑی۔ موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے، بے جان لوگوں میں سے کسی سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر قدم پر وہ یاد آیا تھا جو اس کے آنسو تک برداشت نہیں کرتا تھا۔ آج وہ اس کے بغیر سڑکوں پر اکیلی دھکے کھا رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کی باتیں، اس کی مسکراہٹ اس کے ساتھ تھی مگر وہ نہیں تھا۔ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گری تھی۔ ایک پل کو اس نے دعا کی کہ اس کی بھی جان نکل جائے۔ حمال سے بہت شکوے کیے، وہ اسے اکیلا چھوڑ کر جو چلا گیا تھا، کس کے حوالے کر کے گیا تھا، کس کے سہارے چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ جانتا بھی تھا کہ وہ لیونی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ پھر بھی چلا گیا تھا۔ لیکن اس نے پھر بھی ہمت کی تھی۔ وہ اب صرف حمال کی بیوی نہیں تھی جو اپنے سوگ میں اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیتی، وہ ماں تھی اور ماں کے لیے اپنی اولاد دنیا جہاں سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ وہ بے حد ڈر رہی تھی مگر اس نے ہمت کرنی تھی۔ شکر ابھی یہ تھا اس کے سسرال والے لاہور میں ہی تھے۔ اس نے بار بار فون ملایا مگر جب سگنلز کچھ موصول ہوئے تو آغا جان کال نہیں اٹھا رہے تھے۔ اسے کچھ اور سمجھ نہ آیا تو اس نے ڈاکٹر فہمیدہ کو کال ملاتی جو اس کی گائناکولوجسٹ تھی۔ امید تو نہیں تھی مگر انہوں نے فون اٹھا لیا تھا۔ لڑکھڑاتے انداز میں اس نے ان کو اپنی حالت سنائی تو انہوں نے اسے وہیں رکنے کا کہا۔ سنسان سڑک پر خود کو چادر میں لپیٹ کر ایک بینچ پر بیٹھی وہ خوفزدہ سی ان کا انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد خوابیدہ سی آنکھیں لیے اپنے ڈرائیور کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اسے اپنے ساتھ لا کر گاڑی میں بٹھایا اور تسلی دے کر سسرال والوں کا پتہ پوچھا۔ وہ فرشتہ بن کر نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے حفاظت سے سسرال والوں کے ہاں چھوڑ دیا اور اسے تسلی دی کہ اگر اسے کوئی بھی ضرورت ہوئی تو وہ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی ہیں کیونکہ وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ بی جان وہ انہیں دیکھتے ہی گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سب ابھی ابھی اٹھے تھے۔ رات کے اس وقت اسے زخمی سی حالت میں یوں دیکھ کر وہ گھبرا سے گئے تھے۔ دملا میرا بچہ، کیا ہو گیا ہے بچے؟ دملا وہ پریشانی میں اسے سوال کرنے لگی۔ بی جان وہ بس روتی جا رہی تھی اور ان سے الگ ہونے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ تو بتاؤ بچے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پلوشا اس کے لیے پانی لے کر آئے۔ آغا جان اور گلباز ساکت کھڑے تھے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سانگا کچھ مت پوچھو، اسے آرام کرنے دو۔ کھانا کھایا ہے؟ بچے نے مسہلت سے کام لیا تھا۔ بچے کھانا کھایا اور یہ سر پر چوٹ، ہونٹ پر پٹی، کیا ہوا بچے؟ کیسے ہوا یہ سب؟ وہ بی جان کی بات پر بھی کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اچھا پلوشا، بریڈ اور دودھ ہی گرم کر کے لے آؤ۔ گلباز نے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر پلوشا سے فکر مندی میں کہا۔ جی میں لے کر آتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ انہوں نے اسے زبردستی کھلا کر سلا دیا۔ بی جان اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی مگر نیند تو سب کی اڑ چکی تھی۔ آغا جان اور گلباز نے ان گنت دفعہ ابرار کا فون کرنے کی کوشش کی مگر وہ ان کے نمبرز ہی شرمندگی کے باعث بلاک کر چکا تھا۔ صبح جب وہ ذہنی طور پر سنبھلی تو اس نے ساری روداد ان کے گوش گزار کر دی، سوائے مسکان والی بات کہ آخر وہ اس کے بھائی کی عزت تھی۔ اس کی اتنی ہمت! گلباز کو جب بی جان نے کمرے سے باہر آ کر سب کچھ بتایا تو وہ جیسے آپے سے باہر ہو گیا۔ ان سب کی اتنی ہمت کہ ہمارے گھر کی بہو کی تذلیل کریں یا ہماری نسل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ آغا جان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ابرار کو گولی مار دیں۔ ان کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی تھی، بس اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی اور ضد کر رہی ہے کہ اسے ان سے آج ہی ملایا جائے۔ اس کے بعد وہ سوات جانا چاہتی ہے۔ دونوں غصے میں جیسے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے۔ اس کے بھائی کو تو میں جان سے مار دوں گا، اپنی ہی بہن کے ساتھ بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ گلباز ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ چاہتی ہے کہ آپ ابرار کو بھی کچھ نہ کہیں، بس اسے اپنی ماں سے ملنے دیں اور پھر وہ سوات جانا چاہتی ہے۔ لیکن سانگا، اس ابرار کو سبق سکھانا بھی تو ضروری ہے نا؟ وہ اس کا بھائی، آپ اسے کچھ بھی کہیں گے تو تکلیف دملا کو ہی ہوگی۔ فی الحال اسے یہاں سے لے کر چلتے ہیں، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں۔ میں ابھی اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہی ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو آج ہی اسے یہاں سے لے جائیں گے۔ ابرار کو بعد میں دیکھ لیجیے گا، فی الحال صرف دملا اور اپنے پوتے کا سوچیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد یہی طے پایا کہ وہ اسے اپنے ساتھ آج ہی لے کر جا رہے ہیں۔ گلباز نے اس کے گھر جا کر ابرار کے ساتھ بہت ہنگامہ کیا تھا، ہاتھا پائی تک
बात आई और धमकियों पर ख़त्म हुई थी। वो दमला का बाकी सामान भी वहाँ से ले आया था। अम्मी होश में आने के बाद इसके लिए तड़प रही थी, मगर इनसे मुलाकात के बगैर ही वो सवात रवाना हो गए थे। वहाँ जाकर इसे बहुत ज़हनी सुकून मिला था कि कम से कम यहाँ इसके बच्चे की जान को कोई ख़तरा नहीं था। वो सब इसके अपने थे, इससे बहुत प्यार करने वाले, मगर वहाँ हर सिमत हमाले की यादें बिखरी पड़ी थीं। वो इसे हर जगह नजर आता था, घर में घूमते हुए, कमरे की खिड़की से बाहर इस झील के पास खड़ा हुआ, इसके बचपन की शरारतें, सब कुछ वहाँ ही तो मौजूद था। वो इसकी अलमारी में लगे कपड़ों से लिपट कर रोज़ रोती थी, मगर वो खाने से जी नहीं चुराती थी। इसे अब अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखना था। इस दिन वो इसका सामान निकाल कर देख रही थी, वो कपड़े जो इसने बहुत प्यार से अपने बच्चे के लिए खरीदे थे, खिलौने और छोटे छोटे जूते। वो इन्हें चूम कर बहुत रोई। किस्मत के खेल भी क्या अजीब थे। सोचा कुछ जाता है और हो कुछ जाता है। मुझसे अलग होकर तुम्हें सवात का हुस्न भी बेरंग लगने लगेगा। वाकई सवात बेरंग हो गया था, कुछ भी खूबसूरत नहीं रहा था। हर चीज़ उजड़ी और बिखरी हुई मालूम होती थी। इसने इसकी तस्वीर उठाई तो जैसे वो इसी की जानिब देखकर मुस्कुरा रहा था। इसने नम आंखों के साथ तस्वीर को छुआ। वो मुस्कुराहट देखे हुए जैसे सदियां गुजर गई थी। जब जब वो ये सोचती थी कि अब सारी ज़िंदगी वो इसे नज़र नहीं आएगा, तब तब इसकी जान निकलती थी। मेरी तस्वीर साथ पैक करके ले जाओ, ताकि जब मेरी याद आए तो जी भर के देख सको। पर सर झुकाकर रो दी। अब इतना बुरा भी नहीं हूँ कि किसी को याद भी ना हो, ना ही इतना बेमोल हूँ कि किसी को मेरी गैर मौजूदगी में मेरी कमी महसूस ना हो। वादे हुस्न इश्क का सारा हुस्न हमाल खान के बगैर अधूरा है। इसकी आवाज़ इसे अभी भी अपने करीब से आती हुई महसूस हो रही थी। तुम्हारे लिए ही कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बेहद याद आने वाला हूँ। वो क्या कहते हैं फिल्मों ड्रामों में कि मेरे बगैर तुम्हारी ज़िंदगी के चिरागों की रोशनी गुल हो जाएगी। दमला ने कंधे पर इसे हल्की सी चट करवाई थी। अगर कोई किसी के बगैर मरता नहीं तो जीता भी नहीं। मरना सिर्फ मुर्दा जिस्म का नाम नहीं है दमला। रूह, ख्वाहिशात, खुशियों और ज़िंदगी की चाहत के मर जाने को भी मरना ही कहते हैं। अगर इंसान के दिल से जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए, इसकी जगह जिंदा रहने की मजबूरी ले ले इसे भी मरना कहते हैं। इस इंसान को जिसे आप दिन रात अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हो, जब वही आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, तो तुम्हारे ख्याल में इसे जीना तस्वर करेंगे। वो सच में मर गई थी। जिंदगी तो मनो मट्टी तले जा सोई थी। इसे यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। सब इसका बहुत ख्याल रखते थे, मगर फिर पलोशा दूर दूर रहने लगी थी। अचानक जाने इसे क्या हो गया था। वो इससे बात करने से भी गुरेज करती थी। ये बात इसने नोट नहीं की थी। डॉक्टर फहमीदा इसी अस्पताल में अब ड्यूटी कर रही थी जहाँ वो जाती थी। इसने शुक्र अदा किया कि वो वहीं पर हैं। वो इन पर एतबार करने लगी थी। खैर, दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए और इसे मालूम हुआ कि इसके यहाँ जुड़वा बेटे होने वाले थे। इस सोगवार अरसे में यह खुशी इनके लिए छोटी बात नहीं थी। इनके आंगन में दो और शामिल और हमायल आने वाले थे। बीजान ने तो दोनों के लिए ओनी, स्वेटर, दस्ताने, शूज़ और नन्ही नन्ही टोपियाँ बुनना शुरू कर दी थी। पता नहीं दोनों की शक्ल एक जैसी होगी, अपने बाबा और चाचू की तरह, या फिर अलग अलग होंगे। लाला रुख ने कहा, जैसे भी हों, बस अल्लाह सेहतमंदी अता करे। बीजान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हो रहा ताई अम्मा बनने के लिए, बस कुछ दिन और। दमला हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें पता है अरबाज तो पता नहीं क्या क्या नाम सोचे बैठा है। कल गुलबाज से बहस कर रहे थे कि वो बड़े ताया हैं, इसलिए नाम भी वो खुद रखेंगे। गुलबाज तो खिलौने ही देखता रहता है बाहर, और आगा जान तो बलाच से खेलते हुए भी यही सोचते हैं कि 5 पोते पोतियों के साथ तो इनके सर के सारे बाल झड़ जाएंगे, और अगर दोनों ही हमाल की कॉपी निकले तो फिर तो घर का अल्लाह ही हाफिज है। याद है दमला कितना तंग करता था सबको। वो तीनों बेड पर सामान बिखेरे बैठी थी। बच्चे, वैसे तुमने कोई नाम सोचे हमाल के जिक्र पर? फिर इसे अफसरदा होने लगी थी जब उन्होंने बात बदली। इसने धीरे से इस बात में सिर हिलाया। क्या है इसकी और जरताशा की पसंद के? अवल मीर और शाह मीर। लाला रुख मुस्कुराई। अरे 3 मीर, कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। जैसे तुम दोनों की मर्जी बचे, बहुत प्यारे नाम हैं माशाल्लाह। दोनों को मीर तो कह नहीं सकते, इसलिए शॉर्टकट रख लेते हैं। अवल मीर को वली और शाह मीर को मीर बोल लेंगे, ठीक है? इसने मुस्कुराकर इस बात में सिर हिलाया। मेरा बच्चा,
انہوں نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تو اسے امی کی بے حد یاد آئی۔ وہ سب نمبرز بھی اب کام نہیں کر رہے تھے۔ شاید بھائی نے ان کا ہر طرح سے رابطہ ختم کر دیا تھا۔ وہ ان کو خوشی سے بتانا چاہتی تھی کہ وہ دو بچوں کی نانی بننے والی ہے۔ بچے بھی جان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ فکر مت کرو، فی الحال تو وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں۔ وہ بے ضمیر لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ بعد میں ہم خود تمہاری ماں سے تمہاری اور بچے کی ملاقات کروائیں گے۔ دیکھنا ابرار روک نہیں سکے گا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ بس میرا بچہ بس۔ وہ اس کے سر میں ہاتھ پھیر کر تسلی دینے لگی۔ تاریکی طوفان، ذلت ہی ذلت، تکلیف۔ اس کا دماغ دھیرے دھیرے سے بیدار ہونا شروع ہوا تھا، جیسے کسی تاریک غار کے آخری سرے پر کچھ مدھم سی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ روشنی مزید گہری ہوتی گئی۔ کچھ سرگوشیاں، کچھ بےمعنی سی آوازیں، یوں جیسے بہت سے لوگ اکٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روشنی مزید بڑھی اور اس تاریک غار میں جیسے یکدم اجالا ہو گیا۔ چندرائی آنکھوں سے اس نے پلکیں جھپکنے کی کوشش کی۔ آوازیں اب اس کے کانوں کو چھو رہی تھیں، کچھ آلات کی آوازیں، کچھ گفتگو کرتی ہوئی زنانہ آوازیں۔ ایک عجیب سی نامحسوس بو اسے محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے حواس بحال کرنا چاہے، وہ بو مزید طاقتور ہوتی گئی۔ اس نے ناک سکیڑا۔ یہ بو تو ایسے ہے جیسے ہسپتال میں دوائیاں کی ہوتی ہیں۔ پہلا جملہ جو اس کے دماغ میں آیا تھا، یکدم ہی ہسپتال کے نام پر اس کی آنکھیں کھل گئی۔ ہسپتال؟ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، اس سے پہلے کہ ہم تمہیں اس بے شرمی کی اصل سزا دیں۔ اپنے گناہ کو ہمارے حمال کے سر تھوپنا چاہ رہی تھی۔ کتنی بڑی دھوکے باز نکلی تم۔ ہماری نسل کو گندا کرنا چاہتی تھی اور سوچا یہ تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ کچھ ہنگارتی آوازیں اس کے کانوں کے پردے تک ہلا گئیں۔ وہ دہل کر رہ گئی۔ مکمل حواس بحال ہونے کے بعد اس پر جو انکشاف ہوا وہ اس کے پیروں تلے زمین اور سر پر سے ایک دفعہ پھر آسمان چھین چکا تھا۔ میرا یقین کرے آغا جان، یہ سب جھوٹ ہے۔ میں نے حمائل کو کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں بد کردار نہیں ہوں۔ اپنی کمزور سی دلیلیں دے کر وہ اپنے ساتھ جڑی زندگیوں کا مقدمہ لڑ رہی تھی۔ اسے یہی یاد تھا اور وہ مقدمہ ہار گئی تھی۔ تمہارا نجس وجود اس وقت تمہارے گناہ کی نشانی لیے ہوئے پھر رہا ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنے دوں گا۔ نکل جاؤ ابھی کے ابھی، گلباز نے چلا کر کہا۔ مگر آغا جان بالکل خاموش تھے۔ اسی کی وجہ سے شامل گھر چھوڑ کر گیا، کیونکہ اس نے حمائل اور شامل دونوں کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا۔ اس پر کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے۔ وہ اس صبح اٹھی تو قیامت خیز منظر تھے۔ مسکان نے اس کی اور سالم کی تصاویر ان سب کو بھیجی ہوئی تھی اور نہ جانے کیسے کیسے الزامات بھرے وائس نوٹس تھے۔ اس نے کہا کہ پلوشا جانتی ہے کہ دملہ بد کردار ہے۔ اس نے اسے معلم جبہ میں اسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اور جتنا عرصہ وہ لاہور رہی اسے ملنے وہ لڑکا چھپ چھپ کر آیا کرتا تھا۔ وہ پلوشا کی جانب بہت امید سے دیکھنے لگی، مگر اس نے اس کے سر کا آسمان تک چھین لیا تھا۔ سوری دملہ، میں اب مزید یہ سب نہیں چھپا سکتی۔ سچ یہی ہے آغا جان کہ یہ حمائل کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا بھی، لیکن یہ نہیں مانی۔ اس کے اس لڑکے کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ میں نے اسے کئی بار قابل اعتراض حالت میں دیکھا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بچے حمائل کے ہیں۔ کس کس پر اعتبار ٹوٹنا باقی تھا۔ مسکان کی تو سمجھ آتی تھی، لیکن پلوشا کا اس نے کیا بگاڑا تھا اسے سمجھ نہیں آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ پلوشا نے معلم جبہ والی بات مسکان کو بتائی تھی، یعنی دونوں کا آپس میں رابطہ تھا۔ بھابھی خدا کا واسطہ ہے جھوٹ مت بولیں، آپ تو مجھے اپنی بہن کہتی تھی نا۔ میرے بچوں کے سر سے ان کے باپ کی چھت مت چھینیں، ہماری زندگی برباد ہو جائے گی۔ حمائل تو آپ کے بھائیوں کی طرح تھا نا۔ سچ بولیں پلیز، اسے بھی تکلیف پہنچا رہی ہیں آپ۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اپنی خاندانی بہو کی گواہی کے بعد وہ اسے کیسے سچا جانتے۔ گلباز نے غصے میں آ کر بچے کے لیے حمائل کی خریدی ہوئی ساری چیزیں ڈھیر کی صورت اکٹھا کر کے آگ لگا دی۔ جھولا، چھوٹے چھوٹے کپڑے، کھلونے، وہ چیختی رہ گئی، مگر کسی کو اس پر رحم نہیں آیا۔ بی جان امی کی طرح اس کی ڈھال بنی ہوئی تھی، ان کے علاوہ ہر کوئی اسے مجرم مان رہا تھا۔ یہ ایسا نہیں کر سکتی پلوشا، ایسا مت کہو فاروق، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ یہ کہاں جائے گی؟ ہمارے حمائل کی اولاد کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ آپ اس کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دملہ خاموش کھڑے آغا جان کے قدموں میں گری تھی، اپنی عزت نفس کو کچلتے ہوئے۔ وہ ان سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، کیونکہ بات اس کی انا سے کہیں آگے کی تھی۔ اس کے بچوں کی زندگی کا سوال تھا۔ مسکان جیت رہی تھی۔ پلوشا نہ جانے کیسے جانتی تھی کہ حمائل اور شامل کی لڑائی کی وجہ دملہ تھی۔ اس نے اس بات کو بڑھا چڑھا کر بتایا تھا۔ اس بات سے تو وہ یکسر بے خبر تھی کہ شامل بھی اسے پسند کرتا تھا۔ خدا کے لیے یہ مت کریں، جھوٹ ہے یہ سب۔ سالم سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ ہمارا آپ کے علاوہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے
बच्चों के सर से इसके बाप की घर की छत और इसका नाम मत छीने। उन्होंने इसके हाथ बेदर्दी से इसे दूर झटका। मेरे हमाल का नाम तुम्हारी इस गलीज कारनामे के साथ कभी नहीं लगने दूंगा। मैं सुना तुमने इसके सर से एक बार फिर इज्जत की चादर उतारी गई थी। अपने ही खून अपने पोतों के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे? वो खड़ी होकर चिल्लाई थी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह प्यार दिया, लेकिन तुमने मेरे बेटे के साथ, हमारे ख़ानदान के साथ धोखा किया है। तुम्हारे बच्चे मेरे पोते नहीं हैं। वो खामोश हुए थे और बाज आके आया। अगर तुम चाहती हो कि तुम और तुम्हारे बच्चे ज़िंदा रहें तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से और दोबारा कभी अपने गुनाह को लेकर हमारे सामने मत आना। अगर ज़िंदगी में कभी भी तुम इनको लेकर हमारे सामने आई तो तुम्हें तो शायद ज़िंदा छोड़ दें, मगर तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी नज़रों के सामने मार देंगे ताकि सारी ज़िंदगी तड़पती रहो इनके लिए। अरबाज ने बेरहमी से कहा। बकवास माँ का अरबाज बीजान ने इसे थप्पड़ मारा था। खबरदार, जो किसी ने मेरे मीर की निशानियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की वो इसके आगे खड़ी होगी। बीजान, आपने इसके लिए, ये मेरी बेटी है, मेरी जरताशा है और मैं अपनी जरताशा को फिर से मरने नहीं दूंगी। बीजान, लेकिन चुप शाह गुलबाज। आगा जान की आवाज़ गूंजी तो सब खामोश हुए। आगा जान, हमाल का वास्ता है। इसने हाथ जोड़ दिया तो शायद इनका दिल कुछ नरम पड़ा था या इनको इसमें जरताशा नजर आई थी। हम इसे इस तरह घर से नहीं निकाल सकते। इसके पास और कोई ठिकाना नहीं है। बच्चों की पैदाइश तक ये यहाँ रह सकती है। हम इनका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अगर ये हमारे पोते ना हुए तो ये जाने और इसका काम। मैं इसके खून से तुम लोगों को अपने हाथ नहीं रंगने दूंगा। दफ़ा हो जाएगी फिर ये जहाँ चाहे। लेकिन अगर बच्चे हमारा ही खून हुए तो पलवशा, तुम और जो जो भी इस इल्ज़ाम में मुलव्वस था, इसे मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा। पलवशा ने थूक निकला। दमला को अल्फाज की चाबुक इतनी शदीद लगी थी कि इसका दिल जैसे एक बार फिर मसला जा चुका था। वो सबकी नज़र में बेएतबार हो चुकी थी। इसकी इज्जत नफ्स मजरूह हुई थी, मगर अपने बच्चों की खातिर इसे यही रहना था। तब तक इनकी नफरत सहनी थी। इसकी अना पर शदीद चोट पड़ी थी, मगर वो क्या करती। ममता इसकी इनसे ज़्यादा बड़ी थी। शाम हुई तो पलवशा इसके पास आई। वो इस वक्त कमरे में अकेली थी। मेरी नज़रों से आप दूर हो जाएं, वो चिल्लाई। आई एम सॉरी दमला, मगर मेरे पास मुस्कान की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तो मुस्कान के राब्ते यहाँ तक पहुँच चुके थे। मैं इस घर को वारिस नहीं दे सकी। तुम्हारी गोद दो दो बेटों से भरने वाली है। तुम्हारी कदर मुझसे ज़्यादा हो गई और मैं एक बेमोल चीज़ बन के रह गई हूँ। यहाँ तक तो ठीक था, मगर अब वो लोग चाह रहे थे कि बच्चों की पैदाइश और तुम्हारी इद्दत के बाद वो गुलबाज से तुम्हारी शादी कर दें। वो ये बात नहीं जानते, मगर आगा जान यही चाहते हैं। इस पर बम सा फटा। क्या क्या बकवास है ये? वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बड़े भाई हैं वो मेरे, सगे भाई तो नहीं है ना। ये लोग तुम्हें और बच्चों को यही रखने के लिए तुम्हारा निकाह गुलबाज से कर देते तो मैं मर जाती दमला। लेकिन मुझे सच में शर्मिंदगी है। मैं हमाल के बच्चों के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। इसका दिल चाहा इसके चेहरे को नोच डाले। वो कैसी अजीब औरत थी। इसका दिल एक बार भी कांपा नहीं था। इसे बच्चों पर भी तरस नहीं आया था। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये लोग तुम्हें मारते। जाओ, अभी ये सब लोग सो गए हैं। सामान उठाओ और चली जाओ। इसी ने नफ़ी में सर हिलाया। डीएनए टेस्ट मुझे सच्चा साबित करेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो वहाँ से हलने को तैयार नहीं थी। दमला, प्लीज़ मेरा यकीन करो, इन लोगों को कोई गर्ज नहीं। जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, इनकी गैरत पर चोट पड़ी है। तुम्हें क्या लगता है पठान होकर तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे? तुम्हारी और बच्चों की लाश भी नहीं मिलेगी। इसे खौफ सा महसूस हुआ। आगाजान गुलबाज और अरबाज लाला को कह रहे थे कि कुछ दिनों तक तुम्हें ठिकाने लगा देंगे ताकि किसी को शक भी ना हो। प्लीज़ चली जाओ। इसका छुड़ा हुआ तीर निशाने पर लगा था। इसे इन लोगों से खौफ महसूस हुआ। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे नहीं पता। मैंने जो कुछ किया गलत किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम और हमाल के दोनों बच्चे महफूज रहें। जाओ, चली जाओ। मैं यहाँ से निकलने में तुम्हारी मदद करूँगी। वो किसी तरह भी अपने बच्चों को गैरत के नाम पर कुर्बान होता हुआ नहीं देख सकती थी। इसके पास पलवशा की बात मानने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। डॉक्टर फहमीदा को कॉल करके इसने इन्हें मदद के लिए बुलाया। पलवशा ने चुपकर इसका सामान बंधवाया और आधी रात को सबसे छुपकर चौकीदार को किसी और काम में लगाकर इसे बाहर भेज दिया, जहां फासले पर डॉक्टर फहमीदा इसका इंतजार कर रही थी। इसे न चाहते हुए भी हमाल की यादों भरे घर को छोड़ना पड़ा। पलवशा एक बार फिर कामयाब हुई थी। इसने अपने सर पर लटकती तलवार से जान छुड़वा ली थी। रास्ते में ही इसकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर फहमीदा इसे लेकर अस्पताल पहुंच गई, जिसमें कुछ ज़्यादा सहूलियात मौजूद नहीं थी। मेरे बच्चे। हवास बहाल होते ही इसे झटके से याद आया था। आंखें खोलकर इसने आसपास देखा। वह अस्पताल में थी। इसकी कलाई में ड्रिप लगी थी।
खुदा न ख्वास्ता इसने कांपते हाथों से किसी भी मनफी ख्याल को रद्द करने के लिए अपने नन्हे मेहमानों को ढूंढा और एहसास इसकी जान निकालने को काफ़ी था। नहीं नहीं, वो यकदम उठ बैठी। अरे नर्सिस इसकी जानिब अजलत में बढ़ी। नहीं नहीं, प्लीज़ नहीं, एक बार फिर नहीं, वो चिल्लाने लगी। अरे क्या हो गया है आपको मैडम? वो इसे पुरसुकून करने की कोशिश करने लगी। मेरे बच्चे कहाँ हैं, कहाँ हैं वो? अगर वो नहीं रहे तो मुझे क्यों बचाया? मार दो मुझे, मार दो। ट्रिप उतार कर फेंकने के बाद वो आपे से बाहर हो चुकी थी। रमला, एक मानूसी आवाज़ ने इसे पुकारा। मुझे मार दो, मुझे नहीं जीना, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। रमला, डॉक्टर फहमीदा ने इसे अपने साथ लगाया। रमला, सब ठीक है, ही इज़ फाइन। मुझे मरने दो, क्यों ज़िंदा रखा है मुझे ज़िंदा नहीं रहना। वो बेकाबू में नहीं आ रही थी, अपने बेटे के लिए भी नहीं। यकदम वो जैसे बेयकीन हुई और उन्हें देखा और उन्होंने मुस्कुराकर इस बात में सिर हिलाया। तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है, मुबारक हो तुम्हें, आज फाइनली ममा का टाइटल मिल गया है। इतनी मुश्किलात के बाद आखिरकार तुम दोनों जीत गए। इसने बेयकीनी से मुंह ढककर चीख रोकना चाहा। अपनी नर्सिस अभी नर्सिस लेकर आ रही हैं इसे, बस थोड़ा कमज़ोर है। जब तुम इसका ख्याल रखोगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हो जाएगा। नन्हा सा फाइटर है तुम्हारा बेटा। वो देखो आ गया तुम्हारा साहिबजादा। दरवाजे में एक नर्स ने भूरे से कंबल में इसे उठा रखा था। उन्होंने नर्स से लेकर इसकी झोली में रखा। वो नन्ही सी जान जो अपनी माँ पर हुए हर जुल्म की गवाह थी। इतनी तकालीफ के बावजूद, इतनी अजियतों के बावजूद वो इसकी गोद में था तो ये एक मोजज़ा था। इसके छोटे छोटे खूबसूरत नकोश बेख्तियार प्यार करने पर मजबूर करते थे। इसने धीरे से इसका चेहरा छुआ। मीर, मेरा अवल मीर, मेरी जान। वो दीवाना वर इसे चुमती हुई रोती जा रही थी। मेरा बच्चा। इसे सीने से लगाकर कुछ देर वो इस एहसास को महसूस करने लगी। माँ के दर्जे पर फायज होकर जैसे इसकी दुनिया बदल गई थी, इसे जीने की नई वजह मिल गई थी। शामिर कहाँ है? इसने आंसू पहुँचते हुए सवाल किया तो नर्स और डॉक्टर ने मैंने के नज़रों का तबादला किया। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़का। दमला, वो शामिर वो इस दुनिया से चला गया। एक और क़यामत। इसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। हमाइल इसे अपने साथ ले गया। देखो ना, एक बेबी तुम्हारे पास है, दूसरा इसके पास। नर्स एक और कंबल में लिपटे वजूद को इसे थमा के, जो अवलमीर से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखता था, वो बिलक बिलक कर रो दी। एक बाजू पर अवलमीर और दूसरे पर शामिर के मुर्दा वजूद को थमे वो कभी एक और कभी दूसरे को प्यार कर रही थी। ये कैसी आजमाइश थी? पहले बाप, फिर शोहर, अब बेटा, जिसे ज़माने से बचाने के लिए न जाने इसने किस किस तूफान का मुकाबला किया था। और मीर के लिए तुम्हें हौसला करना होगा, इसका तो कोई कसूर नहीं है ना। इसकी नन्ही सी मासूम सी रोने की आवाज़ आई तो नर्स ने मुर्दा बच्चा इसके हाथ से ले लिया। जो चला गया, इसे भूल जाओ। मेरा बच्चा है वो, मेरी जान है वो। मैं कैसे भूल जाऊँ? इसे मत लेकर जाओ। रुको मेरे शाहमीर को मत छीनो। डॉक्टर इसे रोके। उन्होंने मीर को इसके हाथ से ले लिया। वो नहीं रहा है। दमला, इस बच्चे के लिए खुद को संभालो। वो हवासों में नहीं लग रही थी। नर्स इसे काबू करते हुए उन्होंने इसे सुकून का इंजेक्शन लगा दिया। शामिल घुटनों के बल झुका हुआ था। इसका पूरा वजूद आ रहा था। इसकी पूरी कहानी सुनकर इसके रंगोटे खड़े हो रहे थे। वो उठने के भी काबिल नहीं रहा था। मैं कई दिनों के बाद इस चीज़ से संभली। मैंने चुपके से वो कातलों की जगह यानी तुम्हारे सवात को छोड़ दिया, जहाँ मेरे बच्चों के जानी दुश्मन रहते हैं। मैं यहाँ कराची आ गई, तुम सबसे बहुत दूर, जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना पाए। 2 साल मुख्तलिफ जगहों पर किराए पर धक्के खाए, अपने बच्चे को अकेले पाला। मैं अम्मी से भी तब से नहीं मिली, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा मासी मेरे बच्चे पर असर अंदाज हो या वो लोग किसी तरह हम तक पहुंच जाए और मीर को नुकसान पहुंचाए। हमारी दुनिया में सिर्फ मैं थी और मेरा अवल मीर, या फिर हमाल की यादें। 2 साल के बाद मुझे गाजी भाई ने ढूंढ लिया, मेरी बहुत मदद की, हमारा हर कदम पर ख्याल रखा, सारिम को इबरतनाक सज़ा दिलवाई। इनके ज़रिए मुझे शमसा मिल गई। इसने मुझे अपने घर के सामने वाला अपार्टमेंट किराए पर ले दिया। वही अब मेरी और मीर की दुनिया है। मेरे और हमाल के फ़ोन में इसकी कई तस्वीरें हैं। वही देख देख कर मीर तुम्हें हमायल समझ रहा है। मैंने इसकी कई तस्वीरें इसके लिए डेवलप करवा कर रखी थी, ताकि कम से कम इसे अपने बाप का एहसास रहे। और पता है क्या, मेरी आजमाइश यहाँ ख़त्म नहीं हुई। इसने यलमास के मिलने से लेकर डॉक्टर फहमीदा की बेईमानी और जुर्म की सारी कहानी सुना दी। वो जिसे मोहसन समझती थी, वो इसकी सबसे बड़ी मुजरिम निकली। मुझे बस यलमास ला दो, मुझे मेरा बच्चा ला दो। वो कांप रहा था। इस कदर बड़ा जुल्म किया था इसके घर वालों ने कि वो सारी ज़िंदगी अजाला नहीं कर सकता था। हमाल की मौत की खबर इसे यहाँ आकर मिली थी। इसके घर वालों ने इससे कहा था कि हमाल की कोई औलाद नहीं, क्योंकि दमला का मिसकैरेज हो गया था और अब इसने कहीं दूसरी शादी कर ली थी। वो तो हमाल की मौत के सदमे से ही नहीं निकला था और यहाँ आकर तो जैसे इसकी जान निकल गई थी। इसके भाई की बेवा, इसके बच्चे किस कदर अजियत में थे। इसका मर जाने का दिल चाहा। वो हमाल नहीं था। इसकी आवाज़ बहुत लड़खड़ाहट ज़दा थी।
क्या? इसे समझ नहीं आई थी, वो मैं था। क्या क्या कहना चाह रहे हो? वो कुछ देर खामोश रहा। वो मैं था, वो इसे मेंटली डिस्टर्ब लगा था। शामिल क्या मतलब? इस औरत ने मुझसे वो घटिया बातें की थी, मैंने इसे थप्पड़ मारा था, मैंने इसे बदकिरदार कहा था। वो हमाल नहीं था, वो मैं था। वो यकटक इसे देखती रह गई। तभी ही हमाल को मुस्कान का अजीब रवैया समझ में नहीं आता था। शामिल ने मुठ्ठियाँ बनाकर फर्श पर मारी। वो मैं था। वो चीखा था, मगर कपकपाहट वासिया थी, पछतावा, मलाल, कर्ब, तकलीफ। इसने सर उठाकर दमला को देखा। मेरी वजह से। इसकी आंखें सुर्ख थी, जैसे अभी खून बह निकलेगा। मेरी वजह से तुम सब ने ये सब बर्दाश्त किया। इससे बोला भी नहीं जा रहा था। इस घटिया औरत ने मेरे अल्फाज की सज़ा मेरे भाई को दी। ये इंकशाफ इसकी जान लेने को काफ़ी था। वो वहाँ मज़े में रह रहा था, और ये तीनों जो इसके भाई की जान थे, यहाँ अजाब झेल रहे थे, दर बदर ठोकरें खा रहे थे। मैं इसको भाभी समझकर एहतराम करता था, मगर इसने मुझसे कहा कि वो अबरार से तलाक लेकर मुझसे शादी करना चाहती है। मैं भड़क उठा, इसे कमरे से बाहर निकालना चाहा, मगर वो मज़ीद घटिया पर उतर आई। इसलिए मैंने इसे थप्पड़ मारा। इसने मुझे इस वक्त हमाल कहकर पुकारा था, क्योंकि मैं हमाल के कमरे में मौजूद था। एक गलतफहमी ने इसके अल्फाज टूट गए। अब किसी इंकशाफ का क्या फ़ायदा था? इसके साथ जो होना था वो तो हो चुका था। ना हमाल ने वापस आना था, ना वह गुजरा वक्त वापस ला सकता था। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे वहीं जिंदा गाड़ देता, इस औरत के टुकड़े टुकड़े कर देता। हमाल मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा, वो मुझे कभी मुआफ़ नहीं करेगा। वो बच्चों की तरह रो रहा था। मैं इस औरत को जान से मार दूंगा। दमला ने इसकी आंखों के कुर्ब ज़दा तासरात को नफरत में बदलते देखा था। इसकी आंखों में जैसे जुनून सा उतर आया था। मुझे तकलीफ पहुंचा लेती, मेरे भाई के साथ ये ना करती, इसके बच्चों के साथ ये ना करती। वो जहाँ भी है ना, इसे ढूंढ कर मारूंगा, इसको इबरत का निशान बना दूंगा। वो खड़ा हुआ। शामिल, कहाँ जा रहे हो? इसे खौफ महसूस हुआ, कहीं वो मुस्कान का वाकई कत्ल ही ना कर दे। वो हमाल नहीं था जो मसलहत और तहम्मुल से काम लेता। वो कमरे से बाहर निकला और कॉरिडोर से गुजरता हुआ तेज तेज कदमों से बाहर जा रहा था। नजरों से इस औरत का चेहरा ही नहीं रहा था। शामिल, रुको। शामिल, इसके कदमों को ब्रेक लगी। कहाँ जा रहे हो? गाजियान ने इसे रोका। जब तुम खत पहुंचाने वहां जा सकते थे तो मुझे बताया क्यों नहीं बताया? मेरा भाई चला गया और मुझे नहीं पता चला। अब मैं भी मर चुका हूँ। तुम्हें मैं जिंदा नजर आ रहा हूँ, लेकिन मैं जिंदा लाश हूँ। मैं मीर से दूर रह सकता था, लेकिन इसके बगैर नहीं। तुमने इसे क्यों जाने दिया? गाजी, वो इसके गले लगकर फूट फूट कर रो दिया। गाजियान के जख्म भी ताज़ा हुए थे। वो इसे तसल्ली क्या देता जब इसके खुद के आंसू निकल आए थे। तुमने क्यों नहीं बताया? मेरी गलती है, सब कुछ मेरी गलती है। इस औरत ने वो सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मैंने इसे थप्पड़ मारा था। गाजियान कुछ समझा नहीं था। क्या मुस्कान को वो इससे अलग हुआ और आंसू पहुंचे? हाँ, और मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। औरत होने का भी लिहाज नहीं करूंगा। वो औरत नहीं, डायन है जो मेरे भाई की खुशियां खा गई। इस दुनिया से चले जाने के बाद भी इसे 6 साल से तकलीफ में रखा। अब और नहीं, मैं इसके टुकड़े कर दूंगा। गाजियानी से रोका। तहम्मुल से काम लो। शामिल ने इसका हाथ झटका। मैं तहम्मुल नहीं कर सकता। इसने मेरे भाई का घर उजाड़ दिया। वो नहीं रहा था तो सबने चील कौवों की तरह इसके बच्चे को नोचना चाहा। एक एक से बदला लूंगा। मैं हमाल नहीं हूँ, मुझे माफ़ करने की आदत नहीं। बदला लूंगा तो सूद समेत लूंगा। गाजियानी से कातिल नहीं बनाना चाहता था। मेरी बात सुनो, इसने बुलंद आवाज़ से कहा। बदला बाद में ले लेना। दमला और बच्चों को यहाँ तुम्हारी ज़रूरत है। सुन रहे हो? यलमाज को वापस लाना है। दमला को इसकी खोई हुई इज्जत और बच्चों को इनका हक वापस करना है, और ये तुम ही कर सकते हो। थोड़ा संभला था। मुझे बहुत ज़रूरी टास्क मिला था, इसलिए मेरा फ़ोन बंद था। मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ यलमाज के साथ क्या क्या हो गया है। कुछ दिन पहले जब मुझे पता चला कि तुम वापस आ चुके हो तो मैंने फ़ोन ऑन किया था ताकि तुम्हें एड्रेस दे सकूं। दमला से रब्ता नहीं हो पा रहा था तो अभी यहाँ चला आया। हम दोनों को मिलकर यलमाज को वापस लाना है। इसकी असल शिनाख्त इसे लौटानी है। इसने आंख बंद करके गहरी सांस खारिज की। खुद पर काबू रखो। शामिल, अपना आप अब भूल जाओ। अपना दुख, भाई की जुदाई, सब कुछ भूल जाओ। अगर तुम्हें वाकई हमारे से प्यार है तो इसके बच्चों को अपने हिसार में ले लो, वरना ये दुनिया इन्हें नोच खाएगी। देखो, मैं चंद दिन इनसे बेखबर हुआ तो क्या हो गया है। मैं हमेशा इनके साथ नहीं रह सकता, मगर तुम रह सकते हो। तुम अब इनके चाचू बाबा नहीं, सिर्फ बाबा हो। इनकी ढाल बन जाओ, हमायल बन जाओ। इसने आंखों की नमी साफ की। चाचू? दोनों ने एक ही सिमत में देखा था। मीर भागता हुआ गाजियान की जानिब आ रहा था। आंसू छिपाते हुए इसने घुटनों के बल बैठकर बाजू फैला दिए। मेरा बच्चा वो इसके गले लग गया। चचू की जान, कैसा है मेरा मीरू? इसे प्यार करते हुए शामिल बहुत गौर से देख रहा था। क्या इस मासूम सूरत को वो सब लोग मारना चाहते थे? इसका दिल दहल सा गया। चचू, आप बहुत 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 अच्छे हैं। थैंक यू। इसने गाजियान की गाल पर प्यार दिया था। ये किस लिए जूनियर? खैर तो है?
मीर ने शामिल की जानिब देखा, जो इसके अचानक दिखने पर अपने आंसू छुपा सा गया। आपने प्रॉमिस पूरा किया, आप बाबा को वापस ले आए। शामिल को इसे के अल्फाज चाबुक की तरह लग रहे थे। अगर वो पूछ लेता कि वह 5 साल से कहाँ था, जब इन पर हर तरफ से मुसीबतें टूट रही थी, तब वो क्यों अपनी आरामदायक ज़िंदगी गुजार रहा था, तो इसके पास कोई जवाब ना होता। प्रॉमिस कैसे पूरा ना हो करता। चाचू को मीर कोई फरमाइश करे और हम पूरा ना करें। वो इसे उठाकर खड़ा हुआ। कैसे लगे आपको बाबा? वो मुस्कुराया। बहुत अच्छे। शामिल ने बाजू फैलाकर इसे अपने हिसार में लिया, इसे सीने से लगाकर बार बार चुमा। इसे मीर से अपने भाई की खुशबू आ रही थी। इसकी आंखें, नाक, कान, हर नक्श में हमाइल का अक्स था। वो इसके सामने रोकर इसे परेशान नहीं करना चाहता था। बाबा, माजी से मिले आप? इसी ने नफ़ी में सर हिलाया। हम जल्द मिलेंगे। इससे भी बस आप बाबा और चचू को थोड़ा सा टाइम दे दो, हम इसे वापस ले आएंगे। वो किलसा उठा। प्रॉमिस? हाँ, पक्का वाला प्रॉमिस। वो कुछ सोचने लगा। और आप कभी वापस नहीं जाएंगे? शामिल की आंखें भीगी। प्रॉमिस बाबा, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरी जान। इसे फिर से खुद में भेजकर इसने आंसू बह जाने दिए। मीर की भोली सी सूरत ने इसके जलते दिल को सुकून बख्शा था। अब यलमाज को वापस लाना था। शायद दोनों जानते थे कि इन्हें आगे क्या करना था। जारी है तो प्यारे रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।